हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम जीओसी के टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इसमें शुरू फर्स्ट करते हमारा हैं। क्या है? तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो हमें मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल देखना है। तो इसमें हमें पता करना क्या है कि ये रेजोनेंस इफेक्ट हमें देखना है और उसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखना है, जिसमें मैक्सिमम होगा ये दोनों। तो उसी का मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। तो देखते हैं फर्स्ट में हम। तो फर्स्ट हमारा देखो, इसमें एक रेजोनेंस इफेक्ट भी है, हाँ, यहाँ इस डबल बॉन्ड से। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है इन दो हाइड्रोजन से बगल साइड के कार्बन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो दोनों हो रहा है, और इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, उसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी हो रहा है। इन दोनों का देखो फ्रेंड्स, ये आपके sp2 कार्बन पर हैं। sp2 दैट मीन्स आपका यहाँ पर ये रेजोनेंस इन्वॉल्व यहाँ भी नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर भी एनी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एरोमेटिसिटी यहाँ पर है, एरोमेटिसिटी लूज करेगा नहीं अपना। और यहाँ पर भी तो कोई डबल बॉन्ड इसकी कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड की। तो फर्स्ट में देखो, आपका यहाँ रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ भी। बट दोस्तों, अंतर क्या है इसमें आप बता सकते हैं कि रेजोनेंस तो यहाँ पर सेम है, तो ये इफेक्ट तो हमारा कैंसिल हुआ। तो अब किसी इफेक्ट पर देखेंगे तब हमारा दूसरा आया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से हमारा यही डील करेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट में देखेंगे, अगर आप तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन, बस केवल दो अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन ओनली प्रेजेंट हैं। और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो थ्री हाइड्रोजन तो यहाँ प्रेजेंट हैं इस मिथिल वाले ग्रुप पर, और दो यहाँ प्रेजेंट हैं, तो फाइव अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख कर बता सकते हैं कि हमारा स्टेबिलिटी बी की मैक्सिमम होगी ए से। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। विच कार्बोकेटाइन इज लीस्ट लाइकली फॉर्म ए इंटरमीडिएट। देखो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट पूछा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन कार्बन आयन जितने टाइप के होते हैं सब इंटरमीडिएट होते हैं। तो हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बतानी है। तो आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, हमेशा ध्यान देना। अगर कभी आपको कंपेयर करने के पूछे, क्लासिकल एक होता है, क्लासिकल क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, और एक होता है नॉन क्लासिकल। टू टाइप के कार्बोकेटाइन होते हैं हमारे। देखो अंतर क्या होता है हमारे, इस जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होते हैं ये हमेशा ब्रिज हेड पर पाए जाते हैं। तो ब्रिज से कहीं उसका जो कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होगा उस जिस एटम पर भी वह ब्रिज से अटैच होगा। तो देखो हमेशा ध्यान देना कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल। बस एक बात आपको ध्यान देना है कि नॉन क्लासिकल हमारे जो होते हैं लीस्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ ब्रिज हेड पर ये प्रेजेंट होता है कार्बोकेटाइन। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कोई ब्रिज हेड नहीं है, यहाँ पर भी कोई ब्रिज नहीं जुड़ा हुआ है। बट दोस्तों सी में देखो फ्रेंड्स सी में देखो एग्जाम्पल में, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है ये ब्रिज एटम से जुड़ा हुआ है, ब्रिज कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन का ब्रिज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये क्या कौन से टाइप के हुए? नॉन क्लासिकल हो गए। और ये सारे तीनों आपके क्या है? क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। तो हमेशा याद ध्यान देना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी लोग बहुत गलत किए हैं इसको। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पूछा है कि आपको बस इतना ध्यान देना इसमें कि द रिएक्टिविटी पूछा है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी के। दैट मीन्स आप ये ध्यान देना कि हमारा जो ये पोजीशन कार्बन का दिखा हुआ है, बट दैट मीन्स कोई अगर न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है तो किस पोजीशन पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो आपको पता होगा अगर न्यूक्लियोफाइल कोई है तो वह उसकी निगेटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन उसके पास मैक्सिमम होगी, या तो उसके पास लोन पेयर भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन का कोई भी आपका आ रहा है अटैक करने के लिए, कोई भी न्यूक्लियोफायर, तो किस पोजीशन पर मैक्सिमम तेज़ी से अटैक करेगा, तो वही वही तेज़ी से जो अटैक करने की प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम रिएक्टिविटी कहते हैं। जितनी तेज़ी से अटैक करेगा उसकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है। तो फ्रेंड्स देखो, पहले में क्या है हमारा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड एन है। आप तीनों में कंपेयर करना है, डबल बॉन्ड ओ ओ
CH3। आप जानते होंगे अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। कहाँ? फ्लोरीन तक। देखो हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ पर पड़ रहा है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है। डैट मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? EN वैल्यू ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, ये तो आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आप बता सकते हैं कि अब ये क्या करेगा, कार्बन से तो मैक्सिमम है ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के डिस्पर्स होके ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पर फ्रेंड्स, इस कार्बन पोजीशन क्या आएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे नाइट्रोजन केस में क्या होगा? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेगा नाइट्रोजन अपनी तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा? डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा। अंदर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर डेल पॉजिटिव बड़ा होगा, डेट मीन्स यहाँ पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर डेल पॉजिटिव छोटा होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव तो बड़ा होगा, डेल पॉजिटिव भी होना चाहिए बड़ा। बट दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में डालेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है वह नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव सबसे नगण्य होगा, सबसे छोटा होगा। तो फ्रेंड्स आप कंपेयर यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ पर सबसे तेज़ी से अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पर डेल पॉजिटिव सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले अटैक इस पर होगा। उसके बाद देखो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर तो होना चाहिए बड़ा फिर, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब डालेगा ऐसे डबल बॉन्ड होके तो यहाँ पर क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपका B आएगा, फिर C आएगा। ऐसे आप बता सकते हैं कि P का मैक्सिमम होगा न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद Q का, उसके बाद R का। तो ऑप्शन ये जो था आपका सही होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। हमें कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखनी है। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हम किससे देखते हैं? प्लस रेजोनेंस इफेक्ट होता है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। इन सारे इफेक्ट को हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे, जिसमें मैक्सिमम मेजोमेरिक होगा, वो मैक्सिमम ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी। तो अब फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ओनली यहाँ पर एक रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट ओनली प्रेजेंट है और कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरे में अगर देखें इस B वाले ऑप्शन में, यहाँ पर देखो ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन फिर प्रेजेंट है, नो रेजोनेंस। बिकॉज क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रोटॉन के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि 2 सिग्मा बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। और फ्रेंड्स तीसरे में देखते हैं ऑप्शन C हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है इस हाइड्रोजन से, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसके अल्टरनेट जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, और फ्रेंड्स इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस भी यहाँ पर लग रहा है। तो डैट मीन्स हमारे C और A और B कंपेयर ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल रेजोनेंस केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अब हमारा C और D में चेक करना है। तो D हमारे देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, डी में देखो यहाँ पर भी सेम हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहे हैं C के जैसा, और रेजोनेंस भी यहाँ पर भी लग रहा है, जिसे C में था वैसे रेजोनेंस भी है। बट दोस्तों इसमें अंतर क्या है? अंतर यहाँ पर देखो, जो OMe है ये OMe प्लस M इफेक्ट शो करेगा, मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट एक अधिक इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर तो H और R तो सेम थे, बट दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, मेजोमेरिक इफेक्ट मैक्सिमम हो रहा है। तो डैट मीन्स यहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका D करेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, अब ये अच्छे से समझ लीजिए। एंड प्लस आई फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, CH3 जो इसके हाइड्रोजनिक आइसोटोप होते हैं CT3, इसका मैक्सिमम होता है इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर टू CD3 कंपेयर टू C आपका यहाँ पर क्या है H3। तो फ्रेंड्स देखो इसमें होता क्या है पहले ये, तो ये टाइटेनियम में तो अधिक है ड्यूटेनियम से, बट अगर यहीं पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पर CH3 का मैक्सिमम हो जाता है कंपेयर टू आपका CD3 और CH3 से। क्यों होता है फ्रेंड्स, याद रखना कि देखो फ्रेंड्स अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो वहाँ पर जब बॉन्ड C और H का बॉन्ड कौन जल्दी ब्रेक करेगा, जिसकी हैवी नहीं होता, जो मतलब लेस हैवी जो पार्टिकल्स होंगे वही आपके जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका मास तो हम 0 इसका तो 1H1 लिखते हैं, और ड्यूटेरियम का 1H2 या 1D लिखते हैं, और इसको 3 या 1
H3 लिखते हैं। तो इसका मास क्या टाइटेनियम का अधिक होता है, इसलिए जल्दी ब्रेक ये बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए फ्रेंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन में CH3 मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन बट दोस्तों याद रखना यहाँ पर, अगर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन न पूछा हो, केवल आपको प्लस इंडक्टिव फिर देखना हो, तो यहाँ पर CD3 का मैक्सिमम होता है, याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन की हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि इसमें कार्बोकेटाइन कितना मैक्सिमम डिस्पर्स हो रहा है या कितनी उसके मैक्सिमम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें हमें केवल रेजोनेंस ही देखना है, न यहाँ पर कोई और इफेक्ट नहीं देखने हैं हमें। तो देखते हैं पहले इसमें पहला क्या हमारा, ये कार्बोकेटाइन जो रेजोनेट करके इस पोजीशन से किस पोजीशन पर जाएगा, यहाँ तक आएगा। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, इस कार्बोकेटाइन से अल्टरनेट सिंगल बांड के बाद डबल बांड है, फिर अल्टरनेट डबल बांड यहाँ पर भी है, लेकिन बट दोस्तों यहाँ पर एक अल्टरनेट के बाद डबल बांड नहीं है, तो फ्रेंड्स इसके आगे रेजोनेट नहीं करेगा, तो आपका डिस्पर्स यहाँ से यहाँ तक होगा। और दूसरे में अगर देखिए फ्रेंड्स आप, तो इस कार्बोकेटाइन का डिस्पर्सन कहाँ से होगा, यहाँ पर सिंगल बांड के पास डबल बांड है, तो यहाँ तक तो इसका डिस्पर्सन हुआ, बट दोस्तों इसके आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ सिंगल बांड के बाद एक भी डबल बांड यहाँ पर मौजूद प्रेजेंट है, न कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स इसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से डिस्पर्स होकर बस यहाँ तक आएगा, यहाँ पर पहले से भी कम इसका डिस्पर्सन होगा, तो पहले से भी ज़्यादा लेस स्टेबल होगा। तो तीसरा देखते हैं क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स तीसरे में देखो आप, यहाँ से डिस्पर्सन इस कार्बन से शुरू होगा फ्रेंड्स, इसके अल्टरनेट यहाँ पर डबल बांड है, फिर यहाँ से अल्टरनेट इस पर भी डबल बांड है, फिर अल्टरनेट डबल बांड यहाँ तक आएगा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम कार्बन जो डिस्पर्सन होगा इस पोजीशन पर होगा। स्ट्रक्चर सी में जो मैक्सिमम डिस्पर्सन होगा प्रोटॉन का कार्बन पर, तो सी आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी या मैक्सिमम आपका कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। एरोमेटिक आपको पता करनी थी, तो आप ये बेहद ही सिंपल आपको पता होगा रूल, हर का रूल जो होता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन हमें पता करने होते हैं। तो देखते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 डबल बॉन्ड है, दैट्स मीन्स 4, और यहाँ पर एक पाँच, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, और नाइट्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और प्लेनर स्ट्रक्चर पर क्या होता है, ये एरोमेटिक होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पर क्या फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन 3C डबल बॉन्ड ओ है। देखो यहाँ पर आपको बताना था कि 3C डबल बॉन्ड सी है, उसमें बताना है कि इसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर कौन सा चेक करना है हमें, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड के कम अल्टरनेट में जो हाइड्रोजन आते हैं वही हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो याद रखना जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बांधेंगे उतने ही आपका समझ लेना मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पर होगा। तो देखो हम सबसे पहले ए को देखते हैं, ए हमारा यहाँ पर है, तो जब ए का देखेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पर यहाँ पर लगा हुआ है इसके पास, और यहाँ पर अल्टरनेट 3 हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं, 6 यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हुए हैं इस ए पर। अगर हम बी की बात करें तो बी पर देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितना हो रहा है यहाँ पर भी, तो 3 यहाँ पर नीचे इसके लगा हुआ है, अल्टरनेट पर यहाँ पर भी 3 है, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, डेट मीन्स यहाँ पर 7 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पर। अब यहाँ पर सी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सी की देखो आप, यहाँ पर देखो केवल एक तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो दिखा हुआ है इस कार्बन पर, एक तो यहाँ इसका हो गया, और यहाँ पर 2 हैं, तो टोटल 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन निर्माण हो रहे हैं। फ्रेंड्स जितना मैक्सिमम निर्माण होगा उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर देखो 7 हाइड्रोजन किस में निर्माण हो रहे हैं, बी में, तो देखो बी किस में मैक्सिमम है, बी आपका ए में है और सी में है। उसके बाद देखो कौन सा हो रहा है, आपका ए हो रहा है, ए में कितने 6 हाइड्रोजन हैं, तो आपका बी के बाद एक किस ऑप्शन में सी, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट विच इन वाटर। तो हम देखो फ्रेंड्स जब बेसिसिटी या बेस फाइंड करना होता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका हम कॉन्जुगेट एसिड बना दें उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लें, या तो अब दूसरा तरीका क्या है कि हम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखेंगे कि अगर कोई भी जिसका हमें निकालना है, मतलब वीक है या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिक स्थिति में निकालना है, तो बेसिक में याद रखना, ध्यान देना फ्रेंड्स, लोन पेयर जितना ईजी डोनेट करेगा, ईजी डोनेशन जितना करेगा लोन पेयर का, उतना ही उसकी बेसिक मैक्सिमम होती है। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं हम, तो फर्स्ट हम देखें
फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, देखिए रेजोनेंस इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस इन्वॉल्व है तो इसका हैकर रूल के अनुसार ये एरोमेटिक हो रहा है, तो इसमें तो बात ही मत करो, ये तो सबसे लीस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि एक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखो फ्रेंड्स बी के देखो ऑप्शन बी में देखो रेज यहाँ पर जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है ये आपका अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो यहाँ पर भी आपका है और यहाँ पर भी देखो डोनेशन के अवेलेबल है, बट यहाँ पर sp2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके कंपेयर में ये तो कम हुआ। और यहाँ पर डी पर देखो भी यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो अब हमें चेक करना है बी या डी में से कोई एक आपका क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो देखो वैसे तो कार्बन चेन बढ़ता है इसमें, बेसिटी में तो हमारे बेसिटी मैक्सिमम होती है, होनी तो आपकी चाहिए डी ग्रेटर देन बी। बट दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आपकी है, हम और डिटेल में अगर देखें तो 6 जो आपका देखो फ्रेंड्स इसमें 2 तरीके से आप बता सकते हैं बी और डी कंपेयर करने के लिए। एक तो होता है कि हम रिंग की जो उसका रिंग एंगल स्ट्रेन देखते हैं उससे कंपेयर करते हैं, मिनिमम एंगल स्ट्रेन होगा उसकी बेसिटी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर तो ऐसे पे डी आपका लग रहा है। बट दोस्तों एक बात और याद रखना कि इसके जो डी का जो स्ट्रक्चर है ये 2 टाइप के पाए जाते हैं, चेयर फार्म में भी होता है इसका स्ट्रक्चर। जब चेयर फार्म में नाइट्रोजन आएगा तो इस पर एक लोन पेयर एक बार एक्सियल पर आता है और दूसरा लोन पेयर एक बार नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इक्वेटोरियल पर आता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो इंटरचेंज होने के कारण यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी इतना नहीं रहती जितना इस 5 मेंबर रिंग के पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है, तो इसलिए अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इजी डोनेशन कौन करेगा, बी ऑप्शन बी जो आपका है इजी डोनेशन करेगा, तो बेसिसिटी या स्ट्रॉन्ग बेस आपका बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे क्या है, हमें इंक्रीजिंग आर्डर दे दे एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो दोस्तों याद रखना ये अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बात करनी हो तो यहाँ भी 2 तरीके हैं। आप देखो पहले इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स कि जब एसिडिटी की बात आए तो पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं रिमूव करते हैं, तो फर्स्ट में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, मैं सबका डोनेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर आएगा। तो अब देखेंगे कि जो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा उस बेस की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही आपका एसिडिक मैक्सिमम होगा। तो देखो यहाँ पर तो फर्स्ट में देखो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, 2 रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन में। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इस डबल बॉन्ड ओ से कॉन्जुगेट करेगा, यहाँ पर भी करेगा, इसमें केवल एक है और वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पर डोनेट कर देगा तो पूरी तरह से कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं हमारा दूसरा क्या हुआ, सबसे कम हो गया। अब तीसरे में बात करो, तीसरे में तो एक केवल कॉन्जुगेशन के लिए है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर डबल कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर ट्रिपल कॉन्जुगेशन है। देखो 1 2 3 2 तो सेम इसके जैसे हैं, फर्स्ट जैसे हैं, बट एक मैक्सिमम हो रहा है, वो भी इतना अच्छे से नहीं इसमें इन्वॉल्व होगा बट कुछ तो उसका इन्वॉल्वेशन रहेगा। तो इसमें क्या होगा, तो आप बता सकते हैं फर्स्ट सेकंड बाद कौन सा आएगा जिसमें केवल एक कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका थर्ड हो गया। उसके बाद चेक करेंगे फर्स्ट और फोर्थ में, तो फर्स्ट में केवल 2 हैं तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और फोर्थ में 2 तो आपके जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रेजोनेंस में, उसके साथ साथ थर्ड भी कुछ का थोड़ा बहुत भागीदारी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा फोर्थ मैक्सिमम हो जाएगा स्टेबिलिटी। डैट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद कि उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे एसिड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ होगा, तो फोर्थ की एसिडिटी मैक्सिमम होगी। ऐसे आप फ्रेंड्स बता सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।